नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की नमूना कृति पत्रिका 80 अंकों वाली वो देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप जल्दी ही बोर्ड की परीक्षा का सामना करने वाले हो और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने अच्छी तरह से पढ़ाई तो कर ली होगी, अध्ययन तो कर लिया होगा, लेकिन कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके मन में एक संभ्रम होता है कि उत्तर पत्रिका हल करे तो कैसे करे। और आज हम ये जो कृति पत्रिका देखने वाले हैं, ये सुंदर हस्तलिखित अक्षर में उत्तरों सहित लिखी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आपको अवश्य फ़ायदा होगा और आने वाली 2021 की बोर्ड की परीक्षा में आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ये जो कृति पत्रिका है, ये MPY 10वीं सराव परीक्षा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान शिक्षण विकास मंच महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ इनके संयोजन से बनाई हुई है। जिन्होंने ये कृति पत्रिका हमारे लिए उपलब्ध करवाई है, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। अब विद्यार्थी मित्रों, जैसे ही प्रश्न पत्र आपके हाथ आएगा, इन सूचनाओं की ओर आप अवश्य ध्यान दें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। और चौथा मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। जो भी विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक कमाना चाहता है, उसके लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले विभाग पहला शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम होगा कि पूरे प्रश्न पत्र में अर्थात कृति पत्रिका में कुल मिलाकर 5 विभाग है। पहला गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा पूरक पठन, चौथा भाषा अध्ययन और 5वां उपयोजित लेखन, जिसे हम रचना विभाग भी कहते हैं। और इन 5 विभागों में 80 अंकों का बंटवारा हुआ है। तो आइए गद्य विभाग के लिए शुरुआत करते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, वो आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिए। जहाँ जहाँ गद्य या पद्य परिच्छेद पूछा जाएगा, चाहे वो पठित गद्य पद्य पर आधारित हो या फिर अपठित हो, मैं चाहूँगा कि उसे आप कम से कम 1 या 2 बार अवश्य पढ़ें, एकाग्रतापूर्वक पढ़ें। इसे पढ़ने में भले ही आपके 1-2 मिनट चले जाएं, लेकिन उत्तर लिखने में आपको आसानी होगी। अब वहारे हमदर्द इस पाठ का ये परिच्छेद है। आइए इसकी कृतियाँ हम हल करें। पहली कृति देखिए, आँख खुलने पर लेखक ने देखा और पाया। इसके उत्तर देखिए, आँख खुलने पर लेखक ने देखा चेहरे परिचित अपरिचित और पाया अपने आप को बिस्तर पर। जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगली कृति लिखिए, लेखक के अनुसार एक घटना और दुर्घटना। एक घटना टांग टूटना और दुर्घटना सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। शब्द संपदा से जुड़ा हुआ यह प्रश्न गद्यांश से ढूंढकर लिखिए प्रयुक्त शब्द युग्म। और दूसरा है अंग्रेजी शब्द। हम इन दोनों के उत्तर एक साथ देखेंगे। शब्द युग्म देखिए, पहला अपने आप को और दूसरा परिचित अपरिचित। अंग्रेजी शब्द देखिए एक्सीडेंट और दूसरा फ्रैक्चर। हालांकि इसके अलावा और भी कई शब्द हैं, लेकिन 2 ही पूछे हैं तो हम 2 ही लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अगला जो प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ। वो है स्वमत अभिव्यक्ति को लेकर। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्वमत अभिव्यक्ति लिखने में विद्यार्थी हिचकिचाते हैं, वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं। जहाँ जहाँ अपने विचार प्रकट करने की बारी आती है, वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए चाहिए अवान्तर वाचन और सातत्यपूर्ण वाचन यदि आपके पास है, और शब्दों का संग्रह अगर आपके पास है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। अभी आप पूछा है सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो पूरा प्रश्न पत्र हल करते समय आप ध्यान में रखिए कि अकारण प्रश्नों को मत लिखिए, केवल प्रश्न का क्रमांक डालकर सिर्फ उत्तर लिखिए।
मैंने यहाँ पर नाम दिया है केवल स्वमत अभिव्यक्ति। गरीब और सामान्य वर्ग से जुड़ा व्यक्ति जब बीमार होता है तो वह सार्वजनिक अस्पताल में जाकर उपचार करना पसंद करता है, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ मरीजों को ठीक से सेवाएं नहीं मिलती। समय पर उचित इलाज करने वाले डॉक्टर और दवाइयों का अभाव दिखाई देता है। सार्वजनिक अस्पतालों में सफाई का भी ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता। पीने के पानी की असुविधा होती है। कभी कभी वहाँ के कर्मचारी मरीज के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते। इस प्रकार वहाँ मरीजों को कई प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। अब हम प्रश्न पहले का आ वाला हिस्सा देखेंगे। यहाँ पर भी आपको कृतियाँ बनानी है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ पर आधारित ये परिच्छेद दिया हुआ है। इसकी कृतियाँ देखिए। हम दोनों कृतियों को एक साथ देखेंगे। बाबूजी ने समझाई दुनिया की, मनुष्य की, गद्यांश में उल्लेखित गहने है। बाबूजी ने समझाई दुनिया की मुसीबतें, मनुष्य की मजबूरियाँ, गद्यांश में उल्लेखित गहने, टीका नथुनी। दूसरा आंकड़ा कारण लिखिए, अम्मा ने गहने दे दिए, और दूसरा अम्मा ने टीका नथुनी रख लिए। इन दोनों के उत्तर देखते हैं। आंकड़ा जरूर डालिए। पहला, अम्मा ने गहने दे दिए। उत्तर क्या है इसका? पति को गहने देने से उन्हें जो प्रसन्नता होगी उसी में अपनी खुशी है यह मानकर। और दूसरे का उत्तर, अम्मा ने टीका नथुनी रख लिए। तो उत्तर क्या है इसका? सुहाग वाले गहने हैं यह सोचकर। शब्द संपदा से जुड़ा हुआ प्रश्न। प्रत्ययुक्त शब्द 2 पूछे हैं 1 अंकों के लिए, और वचन परिवर्तन से रूप न बदलने वाले शब्द। और ध्यान रहे कि ये उत्तर आपको गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने हैं। तो प्रत्ययुक्त शब्द कौन से हैं? पहला हिचकिचाहट, दूसरा प्रसन्नता, और भी शब्द है लेकिन 2 पर्याप्त है। वचन परिवर्तन से रूप न बदलने वाले शब्द, पहला विवाह, दूसरा परिवार। अगला प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति वाला, यानी जिसमें अपने विचार हमें रखने हैं। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। देखिए, हमारे देश की संस्कृति महान है। इसने हमें सादा जीवन उच्च विचार का महत्व समझाया है। अधिक मात्रा में भौतिक सुखों के पीछे न भागना, किसी बात का लोभ न करना, सीमित साधन होते हुए भी जीवन में संतुष्ट तथा आनंदित रहना, अपना जीवन सादे तरीके से जीना परंतु विचार हमेशा उच्च रखना, यह सादा जीवन और उच्च विचार कहलाता है। इस विचारधारा पर चलने वाले लोग सही अर्थ में संतुष्ट और सफल होते हैं। हमें ऐसे लोगों का अवश्य अनुकरण करना चाहिए। प्रश्न पहले का अ और आ पूरा कर लेने के बाद अब हमें अपठित गद्यांश पर कृतियां बनानी है। अब देखिए, जल का महत्व बताने वाला यह परिच्छेद है। आप पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये रहा उस पर आधारित संजाल। और विद्यार्थी मित्रों, एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी प्रश्न का आरंभ करोगे, चाहे उसका उपविभाग ही क्यों न हो, लेकिन वह स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखिए और उसके नीचे अधोरेखांकन कीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ई और नीचे लिखा है अपठित गद्यांश और उसके नीचे अधोरेखांकन किया हुआ है। हम इससे अपनी पानी की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। समुद्र, झील, नदियाँ, तालाब और भी विकल्प है, लेकिन 4 ही पूछे हैं, पर्याप्त है। स्वमत अभिव्यक्ति वाला अगला सवाल आया है। पानी सुरक्षा, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो परिच्छेद उन्हें दिया जाता है अपठित, उसमें से ही बहुत सारे वाक्य इधर उधर कर देते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, इससे आपको अंक नहीं मिलेंगे। इस परिच्छेद के आधार पर आपको अपने शब्दों में अपने विचार वहाँ पर रखने हैं। देखिए, पानी सजीव सृष्टि के लिए वरदान है, अमृत है। बिना पानी के सजीव सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर दुर्भाग्य से यह देखा जाता है कि पानी की सुरक्षा को लेकर ठोस उपाय नहीं किए जाते हैं। कुछ लोग पानी की आवश्यकता पूरी होने पर बचा हुआ पानी फेंक देते हैं। सार्वजनिक नल अकारण बहते हुए नजर आते हैं। मनुष्य की जितनी आवश्यकता हो उतनी ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। बरसात का पानी भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। धोने या नहाने के लिए फव्वारे या पाइप की जगह बाल्टी और मग का प्रयोग करें। वृक्षारोपण के प्रति
हमें अधिक जागरूक रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हम पद्य विभाग शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कृतियाँ बनानी है। गिरिधर नागर ये कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी हुई है, उसे आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। अब ये तालिका देखो 2 अंकों के लिए। पद्यांश में उल्लिखित महीना, त्योहार, रंग और वाद्य। देखिए विभाग दूसरा पद्य 12 अंक, ये तालिका हमने बनाई है। महीना फागुन, त्योहार होली, रंग शील और संतोष रूपी केसर का रंग, और वाद्य करताल पखावज। यहाँ पर भी शब्द संपदा है। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखिए। जो 4 शब्द आपको दिए हुए हैं वो पद्यांश में नहीं है, लेकिन उनके लिए जो समानार्थी शब्द है वो आपको पद्यांश में ढूंढकर लिखने हैं। केवल यहाँ पर एक गलती हो गई है, 2 नंबर वाला जो शब्द है कंवल, वहाँ पर होना चाहिए कमल। तो ये उसका उत्तर है। श्रेष्ठ के लिए छत्तीसू, कमल के लिए कंवल, आकाश के लिए अंबर और संतोष के लिए संतोख। अगला प्रश्न, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पहले भावार्थ पूछा जाता था, अब आपका काम आसान हो गया है। अब आपको केवल सरल अर्थ लिखना है। अर्थ इस प्रकार है। मीरा अपने मन को समझाती हुई कहती है कि फागुन महीने में होली का त्योहार अल्प समय के लिए आता है, अतः इससे जी भर के खेलना चाहिए। मैं तो कृष्ण प्रेम में रंगी हुई हूँ। होली के उत्सव पर तो करताल पखावज के वाद्य जोर शोर से बजाए जाते हैं। मुझे तो कृष्ण प्रेम में उन्हीं वाद्यों के बजने का आभास हो रहा है। मेरे शरीर के रोम रोम में मानो श्रेष्ठ सुर और राग बन रहे हैं। अपने प्रियतम कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग मैंने घोल कर रखा है। कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम ही मेरी पिचकारी है। मुझे अन्य पिचकारी की कदापि आवश्यकता नहीं है। प्रश्न दूसरा आ, छापा कविता पर आधारित ये पद्यांश पूछा गया है। अब आपको इस पर कृतियाँ बनानी है। इनमें देखिए 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला, घर में घुसते ही छापा मारने वाले यह बोले, और दूसरा, कवि के मतानुसार अर्थ यहाँ है। दोनों के उत्तर देखेंगे। पहले का उत्तर सोना कहाँ है, दूसरे का उत्तर कवि की नई कविताओं में अर्थ है। शब्द संपदा से जुड़ा हुआ प्रश्न। दिन और अधिकृत, इनके लिए विलोम शब्द ढूंढने हैं। तो दिन के लिए रात और अधिकृत के लिए अनधिकृत। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। वह रोष में आकर बोला, स्वर्ण दो स्वर्ण। अगला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कवि के घर छापा डालने आए अधिकारी तरह तरह के प्रश्न पूछकर उससे घर में छिपाए गए धन की मांग कर रहे हैं, परंतु प्रतिभा संपन्न कवि उन्हें साहित्यिक शब्दों में जब उत्तर देते हैं तो वे झुंझला जाते हैं। अधिकारियों को ऐसा लगता है कि यह आदमी उनकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अधिकारी जब लेखक या कवि से अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ अर्थात धन की मांग करते हैं तो कवि जानबूझकर कहते हैं कि अरे हाँ, आपको अर्थ चाहिए ना, तो वह आपको मेरी नई कविताओं में मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं विभाग तीसरा पूरक पठन 8 अंकों के लिए। ठेस, ये जो पूरक पठन का पाठ है इसका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर आधारित कृतियाँ हमें बनानी है। पहला उत्तर लिखिए। सिरचन को आने वाले काम, उन्होंने 2 ही पूछे हैं। मैंने जानबूझकर आपके लिए 4 काम लिखे हैं, आप 2 ही लिख सकते हैं। तो सिरचन को आने वाले काम, पहला काम मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक बनाना। तीसरा, सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना। और चौथा, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना। ज़रूरी नहीं कि आप चारों के चारों लिखो, तो केवल 2 ही आप लिख सकते हैं। समय की बचत करना आपका पहला काम है। दूसरा है स्वमत अभिव्यक्ति। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, अर्थात जिम्मेदारी है। इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में।
यहाँ पर आपको कला और कलाकार के सम्मान के बारे में सामान्य बातें लिखनी है, न कि सिरचन के बारे में उल्लेख करना है। किसी विशिष्ट कला में निपुणता प्राप्त करने के बाद संबंधित व्यक्ति कलाकार बन जाता है। उसे अपनी कला पर फक्र महसूस होता है। गायन, वादन, नृत्य, संगीत, अभिनय, चित्रकला, धातुकला आदि सैकड़ों हजारों कलाएं हमारी संस्कृति ने हमें दी है। इनमें से कई कलाओं का महत्व आज भी बना हुआ है। दूसरी तरफ कई ग्राम्य कलाएं आज खत्म होने के कगार पर है। यह बड़ी दुखद बात है। पारंपरिक कलाएं और कलाकार वर्तमान समय में संकटों से जूझ रहे हैं। यह कलाएं हमारी धरोहर है। इन कलाओं को जीवित रखना, कलाकारों का सम्मान करना, किसी कलाकार द्वारा कोई कला प्रदर्शित किए जाने पर उनका मेहनताना देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। प्रश्न तीसरे में हमने जो पहले अ का हिस्सा देखा वो गद्य पूरक पठन पर आधारित था और ये जो आ है वो पद्य पूरक पठन पर आधारित है। हम इस धरती की संतति है, ये वो कविता है। आइए उस पर हम कृतियाँ बनाते हैं। पद्यांश में उल्लिखित वीरांगनाएं, यहाँ पर व की मात्रा दूसरी होनी चाहिए थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी। स्वमत अभिव्यक्ति वाला प्रश्न फिर से आया है। भारत देश की वीर महिलाएं, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। भारत देश की वीर महिलाएं। हमारा देश शूरवीरों का देश के नाम से जाना जाता है। जिस तरह इस देश में महान वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्राणों का बलिदान किया, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, पद्मिनी, ताराबाई, लक्ष्मी सहगल आदि कई वीरांगनाओं ने अपने साहस और शौर्य के बल पर देश के दुश्मनों को पराजित किया। मैं केवल रणभूमि पर लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को ही वीर नहीं मानता, बल्कि हाथ में बिना कोई हथियार लिए समाज की उन्नति के लिए जो समाज कंटकों से टकराई, उन्हें भी वीर महिला मानता हूँ। जैसे द्रौपदी, सीता, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर आदि। इन सबको मेरा शतशः नमन। अब हम विभाग चौथा भाषा अध्ययन व्याकरण जो 14 अंकों के लिए दिया हुआ है उसकी ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह गोताखोर समुद्र में गहराई में जाकर एक एक मोती ढूंढ कर लाता है, उसी तरह ये जो 14 अंक है ये आपको पूरे के पूरे हासिल करने हैं। आइए एक एक प्रश्न हम देखेंगे। पहला है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो भीषण विशेषण है। दूसरा, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं, मैंने दोनों का वाक्य में प्रयोग किया है। पहला, काश अशोक की जान बच जाती, और दूसरा, के पास बच्चा माँ के पास पहुँच गया। आप दोनों भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि एक गलत हो तो दूसरा सही होने के कारण आपको अंक मिल जाए। और यदि आपको पूरा आत्मविश्वास है कि मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही है, तो एक लिखना भी काफ़ी है। अगला प्रश्न संधि से संबंधित है और ध्यान रहे कि यहाँ पर तालिका बनाना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पर मैंने शब्द के नीचे अधोरेखांकन किया हुआ है पेंसिल से, वो उत्तर है। उसकी संधि विच्छेद क्या थी? निहा, अधिक संदेह। इससे कौन सा शब्द बना? निसंदेह। और इसका संधि प्रकार कौन सा है? विसर्ग संधि। और इसके लिए अथवा दूसरा शब्द उन्होंने दिया हुआ है महात्मा। यहाँ पर शब्द उन्होंने दिया हुआ है महात्मा, जिसका आपको संधि विच्छेद भी करना है और संधि प्रकार कौन सा ये पहचानना भी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों किया है, महा अधिक आत्मा, और ये है स्वर संधि। अगला चौथा है सहायक क्रिया से संबंधित। यहाँ पर आपको सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। यहाँ पर भी तालिका आवश्यक है। पहला है, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, और दूसरा है समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। पढ़ा उसका मूल रूप है, तो पढ़ना सामने लिख सकते हैं। लगा मूल रूप है, उससे सहायक क्रिया लगना ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इससे बढ़िया तो ये होगा कि आप तालिका बनाएं, जैसे सहायक क्रिया पढ़ा और मूल रूप पढ़ना। 5वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। यहाँ पर भी तालिका बनाना आवश्यक है। देखिए, क्रिया देखना, प्रथम प्रेरणात्मक रूप दिखाना, द्वितीय दिखवाना। क्रिया पीना, प्रथम प्रेरणात्मक रूप पिलाना और द्वितीय पिलवाना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ही काफी ये लिखना। पहला है टांग अड़ाना और दूसरा है मन तरंगायित होना। मैं तो फिर से यही कहूँगा कि यदि आपको पूरा अपने आप पर भरोसा है कि मेरा लिखा हुआ उत्तर सही है, वहाँ पर एक ही लिखो। और यदि आपके पास समय का मैनेजमेंट है तो आप दो भी लिख सकते हो। जैसे पहला देखो, टांग अड़ाना यानी दखल देना। कुछ लोगों को हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बुरी आदत होती है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। अथवा के रूप में ये दिया हुआ है, कोष्ठक में मुहावरा दिया हुआ है और नीचे वाक्य में मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है। तो आप मुहावरे का अर्थ निकालकर उसकी जगह पर मुहावरा डालना है। इस तरह उचित मुहावरे का चयन। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, मतलब भयभीत हो गया। ये अर्थ निकालकर वहां पर कांप उठा ये शब्द आपको डालना है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर भेद लिखिए। दो वाक्य दिए हुए हैं, एक ही लिखना है। मानू रेल से ससुराल चली गई और दूसरा रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची। मैंने दोनों लिखे हैं, आप एक भी लिख सकते हैं। पहला से है करण कारक, दूसरा पर अधिकरण कारक। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। जानबूझकर यहाँ से दो विराम चिन्ह हटाए गए हैं, ये आपको लिखने हैं। पहला, कहो कविता कैसी रही, इसके लिए सिंगल अवतरण चिन्ह और अंत में प्रश्न चिन्ह। नौवां, काल परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला है, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल में। दूसरा, आराम हराम हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल में। और तीसरा, सरकार एक ही टैक्स लगाती है सामान्य भविष्य काल में। पहले का उत्तर, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे, जो हमने अपूर्ण भूतकाल में बनाया। आराम हराम हो गया है पूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी सामान्य भविष्य काल। यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों उत्तर लिख लिए, लेकिन आप दो लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर अपना समय बचा सकता हूँ, आप ज़रूर बचाइए। 10वां है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य है, हर ओर से अब निराश हो गया था। ये जो वाक्य है रचना के आधार पर इसका भेद है सरल वाक्य। उसमें दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। इनमें से हम एक वाक्य लेंगे, मंझली सिरचन को बूंदिया दे दो। ये हमने आज्ञार्थक वाक्य बनाया है अर्थ के आधार पर। व्याकरण से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। 3 में से आपको 2 वाक्य लिखने हैं। पहला, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। दूसरा, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। ठीक उसी समय रूपा के आंखें खुले। विद्यार्थी मित्रों, ये तीनों वाक्य पढ़ने में या उच्चारण में अटपटे लग रहे हैं। अब देखते हैं इसमें शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। पहला वाक्य इस तरह है, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। दूसरा, घर में तख्त के रखे जाने की आवाज आती है, क्योंकि आवाज स्त्रीलिंगी शब्द है। तीसरा, ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अंतिम विभाग या अंतिम प्रश्न 5वां रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन कहते हैं, जो कि पूरे 26 अंकों के लिए रखा हुआ है, उसे देखने वाले हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पाया ये जाता है कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई के मामले में कमज़ोर होते हैं, जो अवान्तर वाचन नहीं करते हैं, जिनके पास शब्द संग्रह की कमी होती है। ये विद्यार्थी ये जो प्रश्न होता है ये लिखने के मामले में पिछड़ जाते हैं और इनके अंक कम हो जाते हैं। आइए देखते हैं।
सूचना ध्यान में रखिए, आवश्यकता के अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। पहला, पत्र लेखन। यहाँ पर 2 पत्र दिए हुए हैं। पहला घरेलू पत्र है, अर्थात अनौपचारिक पत्र है, और दूसरा औपचारिक पत्र है। हमने दोनों में से एक को चुना है। पहला, शंतनु शांता चौधरी शांतिनगर वसई से जिला चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करते हुए अपने मित्र या सहेली कैवल्य या काव्या राउत भक्तिनगर पालघर को पत्र लिखती है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र पाने वाला कौन है, पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है और पत्र का विषय क्या है। इस तरह आप ऊपर शीर्षक दीजिए और एक पत्र लेखन कोष्ठक में अनौपचारिक पत्र 25 जुलाई 2020। इसके बाद एक अल्प विराम होना चाहिए था। कैवल्य राउत भक्तिनगर पालघर, और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी जो है वो भी देना ज़रूरी है, kaivalya@gmail.com। प्रिय कैवल्य, सप्रेम नमस्कार। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और भगवान से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। कल मुझे सूर्यकांत से मालूम हुआ कि जिला चित्रकला प्रतियोगिता में तुमने प्रथम क्रमांक हासिल किया है। मित्र, सच कहता हूँ, सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुझे अपने आप पर भी गर्व महसूस हुआ कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें यह जो सम्मान मिला उसके लिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्र, मुझे याद है कि तुम बचपन से ही हर प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत भी जाते थे। अपनी सफलता से परिवारजन कितने खुश हुए होंगे इसका अनुमान मैं लगा सकता हूँ। मैं आशा करूँगा कि भविष्य में इसी तरह तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहोगे। माँ और बाबूजी को सादर प्रणाम। चुन्नू को ढेर सारा प्यार कहना। और जिसने पत्र लिखा है उसका पता यहाँ पर आएगा, तुम्हारा ही शंतनु चौधरी शांतिनगर वसई। उसका भी ईमेल आईडी यहाँ पर देना अत्यंत आवश्यक है। 5 अंकों के पत्र लेखन के बाद अब हम बढ़ते हैं गद्य आकलन की ओर। हमें दिया हुआ है उसे एकाग्रता पूर्वक पढ़ना है और करना क्या है, केवल उस परिच्छेद को पढ़कर 4 प्रश्न बनाने हैं, न कि उसके उत्तर लिखने हैं। कई बार विद्यार्थी उत्तर भी लिखते हैं। गद्य आकलन कोष्ठक में प्रश्न निर्मिति, उत्तर तैयार किए हुए प्रश्न लिखने हैं 4, लेकिन मैंने जानबूझकर 6 बनाए हैं। पहला, संस्कृति मनुष्य का कैसा गुण है। दूसरा, मनुष्य की बाहरी तरक्की को क्या कहा जा सकता है। तीसरा, मनुष्य असभ्यता से निकलकर किस अवस्था में आया। चौथा, प्राचीन काल में मनुष्य किस तरह अपनी लाज छिपाता था। पांचवा, प्राचीन काल में मनुष्य कहाँ रहता था। और छठा, संस्कृति हमें क्या सिखाती है। अगला प्रश्न जो है वृत्तांत लेखन से संबंधित है। आप तो जानते हो कि वृत्तांत में स्थल, काल और घटना का उल्लेख अनिवार्य है। लोकमान्य तिलक विद्यालय में संपन्न वृक्षारोपण अभियान कोष्ठक में दिया हुआ है, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। रत्नागिरी 28 सितंबर 2020। रत्नागिरी के लोकमान्य तिलक विद्यालय में कल 27 सितंबर को बड़े उत्साह के साथ वृक्षारोपण अभियान संपन्न हुआ। कार्यक्रम का अध्यक्ष भार नगर परिषद के प्रमुख माननीय चंद्रशेखर अढ़ाव जी ने संभाला था। वृक्षारोपण के लिए विद्यालय के आवास में तथा सामने वाले रास्ते के दोनों किनारे कई गड्ढे खोदे गए थे। इन गड्ढों में नर्सरी से मंगाए पौधे लगाने के पहले छात्रों को नियोजनबद्ध तरीके से एकत्र किया गया। सभी शिक्षक भी उपस्थित हुए। सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य श्री नरेंद्र पाटिल जी ने पुष्पहार पहनाकर अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला। वृक्ष बचेंगे तो जीवन बचेगा, यह बात कई उदाहरण देकर स्पष्ट की। प्राचार्य जी के अनुरोध पर अध्यक्ष के हाथों द्वारा पौधा लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसके बाद सभी शिक्षकों तथा छात्रों ने गड्ढों में तरह तरह के पौधे लगाए और गड्ढों में खाद पानी भी डाला गया। विद्यालय के ज्येष्ठ शिक्षक श्री मनोहर कुलकर्णी ने आभार प्रकट किया और कार्यक्रम संपन्न हुआ।
जिन विद्यार्थियों को वृत्तांत लेखन नहीं लिखना है तो वो कहानी भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन लेखन। यहाँ पर एक विज्ञापन हमें बनाना है 50 से 60 शब्दों में और उसके केवल 4 मुद्दे उन्होंने दिए हैं। पहला, स्थान, तिथि और समय, विविध वैज्ञानिक उपकरण और विशेषता। यहाँ पर भी आपको कल्पना की उड़ान भरते हुए सुंदर सा विज्ञापन तैयार करना है। और आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर आपको पेंसिल या स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है, जितना हो सके पेन का ही प्रयोग करें। ये हमने विज्ञान प्रदर्शनी का एक विज्ञापन बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। ऊपर हमने एक स्लोगन लिखा हुआ है, आज का विज्ञान कल की तकनीक है, और मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो एक तो मोटे अक्षर में होनी चाहिए या फिर उसे डिज़ाइन वगैरह बनानी है। इसकी विशेषताएं, पहला, सभी छात्रों के लिए प्रवेश निःशुल्क। दूसरा, छात्रों द्वारा निर्मित सभी वैज्ञानिक उपकरण एक साथ एक ही स्थान पर देख सकेंगे। तीसरी विशेषता, हमारे छात्रों ने बनाया। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण, रेडिएटर जो गाड़ियों के इंजन को ठंडा करे, स्पीडोमीटर जिससे मोटर गाड़ी की गति नापी जाए। तीसरा, सोलर पंप जो कुएं से पानी खींच सके, और भी बहुत कुछ। नीचे लिखा हुआ है, आसपास के सभी विद्यार्थी निमंत्रित। और 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, स्थान, आदर्श विद्यालय शांतिनगर नासिक, तिथि 28 फरवरी 2020, समय सवेरे 9 से लेकर 5 बजे तक। ये केवल एक नमूना मात्र है, लेकिन विद्यार्थी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इससे भी बहुत ही बढ़िया और सुंदर विज्ञापन बना सकते हैं। आखिरी प्रश्न, निबंध लेखन। 3 विषय दिए हुए हैं, 80 से 100 शब्दों में यह निबंध आपको लिखना है, जो कि 7 अंकों के लिए है। यहाँ पर हमने एक निबंध लिया, प्रदूषण एक समस्या। प्रश्न 5वां, ई, निबंध लेखन। प्रदूषण एक समस्या। जो चीज़ें पर्यावरण तथा सजीव सृष्टि से जुड़े सभी घटकों को हानि पहुंचाती है, उन चीज़ों को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण यानी दूषित होना। आज पूरे विश्व पर प्रदूषण का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। प्रदूषण के कारण मानो संपूर्ण पर्यावरण और सजीव सृष्टि का अस्तित्व खतरे की घंटियां सुन रहा है। एक दौर वह भी था जब इसी पृथ्वी पर किसी बात का प्रदूषण न था। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और कानों के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ें न थी। लोग मज़े से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। निसर्ग वैभव शानदार था। निसर्ग अर्थात प्रकृति की किसी बात में मनुष्य अधिक दखल न दिया करता था, इसलिए प्रकृति भी मानव जाति तथा जीव जंतुओं पर मेहरबान थी। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, बीते कुछ वर्षों से मनुष्य बहुत अधिक मात्रा में प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मनुष्य अपने ही हाथों अपने पैरों पर मानो कुल्हाड़ी मार रहा है। आज सर्वत्र प्रदूषण बढ़ रहा है, या यूं कहिए कि प्रदूषण रूपी राक्षस संपूर्ण जीव सृष्टि का विनाश करने पर तुला हुआ है। आज का मनुष्य दूषित वायुमंडल में सांसें ले रहा है। उसे पीने के लिए स्वच्छ और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। जल ही जीवन है, या जल है तो कल है, यह जानते हुए भी मनुष्य अपनी ही गलतियों के कारण गंदा और अशुद्ध पानी पीने के लिए विवश है। कारखानों का गंदा विषैला केमिकल युक्त पानी नदियों में या समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिससे मनुष्य के साथ साथ समुद्रीय जंतुओं के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। कई बार तो हजारों की संख्या में मछलियां मरी पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं मिल जाने से, गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाला तथा पटाखों से निकलने वाली विषैली वायु के कारण भी वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, जो भारत की राजधानी का शहर है, वहाँ के वायु की गुणवत्ता तो बड़ी खराब मानी जाती है। ध्वनि प्रदूषण भी सजीवों के लिए घातक है। रेलगाड़ियाँ या विमानों का शोर, मोटरों के हॉर्न, शादी या अन्य समारोहों में
बजने वाले डीजे की कर्कश ध्वनि, मेले में होने वाला शोर, पटाखों की तेज आवाज़ें आदि के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। छोटे बालक, बूढ़े लोग, बीमार व्यक्ति, इनके लिए यह निश्चित रूप से घातक है। हर समस्या का इलाज संभव होता है। सचमुच यदि मानव जाति सुख शांति से जीना चाहती है तो उसे प्रदूषण की समस्या पर गहन चिंतन करना चाहिए और इस समस्या पर काबू पाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरे 80 अंकों का प्रश्न पत्र अर्थात कृति पत्रिका मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। यहाँ पर मैंने काल्पनिक रूप से केंद्र क्रमांक या फिर विद्यार्थी का नंबर या फिर पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर दिए हुए हैं। ये काल्पनिक है। विद्यार्थी मित्रों, तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, मैं आपसे आशा करूँगा कि आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।